सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो जिसका था तुम सबको इंतज़ार, ठीक है, वो घड़ी आ गई। मतलब अब क्या, ये वाला चैप्टर आज फिनिश कर ही देंगे, ठीक है। तो बस ये वाला चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है। खुश हो जाओ और देखो इस वीडियो का अभी पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है, देखते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है कि द ब्रोमीन एटम पोजेसेस 35 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, ब्रोमीन एटम के अंदर, ठीक है। इट कंटेन्स क्या 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p 6 होता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p भी 6 होता है, ठीक है। एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन सब में से सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इनमें से कहाँ किस ऑर्बिटल तक एकदम लो पहुँचेगा। मतलब कि देखो ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है तुम्हारे क्या ऑर्बिट, ठीक है। कहाँ तक है, 4 तक है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4। पहले में क्या होगा, सिर्फ S होगा, इसमें SP होगा, इसमें SPD होगा, इसमें SPDF होगा। समझ गए बात। देखो अब इसमें क्या है भाई, इसमें है ये सेकेंड ऑर्बिट में है, ये किस में है, सेकेंड ऑर्बिट में, ये है सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक। ये है तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट में, कौन सा वाला 3 जो P6 है वो किस में है, थर्ड ऑर्बिट में, और ये किस में है, सेकेंड में, ठीक है। ये है तुम्हारा 2p6, ठीक है। अब ये बताओ सेकेंड की और थर्ड में, इन दोनों में जो बीच में डिफरेंस होगा, मतलब कि देखो ये है न्यूक्लियस तुम्हारा, इसके पास कौन सा है, पहले सेकेंड है फिर थर्ड है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, मतलब न्यूक्लियस को किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेंगे, वो खींचेंगे सेकेंड वाले। मतलब देखो ये जो सेकेंड ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा ही अट्रैक्टेड रहेंगे, किससे, न्यूक्लियस से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद किससे रहेंगे, थर्ड से, और उसके बाद सबसे लास्ट में किससे रहेंगे, 4 से। यही है ना। देखो जैसे जैसे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारी क्या बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। यही है ना। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होते जाएगा। क्योंकि अब यही बात है ना, एक तुम क्या करो, अरे वाईफाई का तो तुमने सुना ही होगा ना। देखो वाईफाई का क्या होता है कि एक रूम में अगर रखा है, जैसे जैसे तुम वॉल लगाते जाओगे तो सिग्नल वीक होते जाते हैं ना, वैसे ही होते जाएगा। समझ गए बात, ठीक। ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ पे वॉल लगाते जाओ, तो यहाँ पर जो तुम्हें अट्रैक्शन मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। तो सुनो, तो जो 4p5 है ये सबसे लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसके पास सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाएगा, जिसके कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बाउंड होंगे, किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। तो कुछ भी थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो वो निकल जाएंगे। समझ गए बात। तो ये था रीज़न। और एक और रीज़न, इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, देखो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि इनके अंदर सिंपल सी बात है, ये तो 4th ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो इसके पास कुछ और ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे ऑर्बिट, वो होंगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। इसके अंदर भी ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहे होंगे, किसी में 2, किसी में 8, तो किसी में 18, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो क्या करें, ठीक है, अब वो क्या करें कि मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और वो बना ले एकदम क्या, ग्रुप बना लें, ऐसा ग्रुप बना लें, ये ग्रुप बना लें इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हो, वो क्या करे, इस तक चार्ज ही ना पहुंचने दे। समझ गया ना, इस तक चार्ज ही ना पहुंचने दे। क्यों ना पहुंचने दे, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है वो इधर तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी इफेक्ट को भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसके कारण भी इसका 4p5 का जो रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। समझ गए बात। इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही। अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो दूसरा कौन सा कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो पहला दिया तुम्हें 2s और 3s में से सबसे ज़्यादा कौन सा करेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। ऑर्बिट सेकंड वाला ज़्यादा पास में होगा न्यूक्लियस के, और थर्ड वाला थोड़ा दूर होगा, वो वाला तो अभी देखा था 2 और 3। ठीक है, तो जो 2 वाला है, 2 वाला ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2s। ठीक है, इसका आंसर क्या है 2s। सिमिलर बस ऐसे लगाते चलो। उसमें क्या है 3D 4D और 4f, 4D और 4f। D जो है जब भी f आते जाते हैं ना तो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, जैसे जैसे तुम f के पास आते जाओगे वैसे वैसे क्या इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है वो बनते जाते हैं, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है कि भाई तुम अब मत लो न्यूक्लियर का चार्ज, तुम्हारे पास कृपानी बंद हो गई। समझ गए तो ऐसा होता है, समझ गए। तो ये देखो 4D जो है, 4D का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा किससे, न्यूक्लियस से। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा किससे, न्यूक्लियस से 4f के मुताबिक। अब देखो सेम 3D और 3p, इसमें से छोटा कौन सा है, दिमाग लगाओ। 3p, 3p छोटा है। ठीक है, p थर्ड वाला है। ठीक है, तो इसका जो रहेगा न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या रहेगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा ज़्यादा और 3D का होगा थोड़ा सा कम। समझ गए बात। ठीक, पास में वो रहेगा ना। ठीक है, समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते। अब देखो दूसरा कौन सा है कि द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3p में वो बताना है। विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब Z इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 13। ठीक है, चलो तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1s2 2s2, अभी लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे लिखूंगा। फिर 2p6। ठीक है, ये कितने हो गए 10 हो गए। इसके बाद कितना आएगा तुम्हारा 3s2, फिर आएगा तुम्हारा 3p1, ये कितना होगा 4, ये 10 और ये होगा 13 हो गए। ये होगा तुम्हारा 13। अब देखो एक बात, मतलब आगे मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे सेम है, मैं बोल सकता हूँ ये नियॉन से सेम है, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूँ 3s2 और 3p1। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखूँगा, मतलब नियॉन से सेम है ना, इसलिए ऐसे लिखूँगा मैं। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ऐसे लिखूँगा, मतलब तुम ज़्यादातर ऐसे ही देखोगे। अब देखो ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है तुम्हारा सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है 14। ठीक है, तो इसको मैं भी ऐसे लिखूँगा Ne, मतलब नियॉन 3s2 और 3p2। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक अनपेयर्ड है, बाकी तो क्या है पूरा वैकेंट है, बाकी तो पूरा वैकेंट है। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें, p में। समझ गया ना। इसको जब तुम फिल करोगे तो क्या आएगा, ये ऐसा आएगा 1 2, और इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा 1। कितने अनपेयर्ड हैं, 1, और बाकी 2 तो एम्प्टी हैं, यहाँ पे 1 एम्प्टी है। ठीक है, चलो ये हो गया अनपेयर्ड का। अब इसमें से तुमसे पूछा है इनमें से कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करेगा, मतलब कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज करेगा। देखो तो तुम एक चीज़ तो हमने पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ी थी कि जैसे जैसे तुम क्या बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा तुम्हारा, Z बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर दिया है 13। ठीक है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, यही होता है। ठीक है, तो देखो तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, सिलिकॉन का, तो न्यूक्लियर चार्ज भी किसका ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा प्रोटॉन, उतने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए बात। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। अब तुम्हारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडिकेट द नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तुम्हें क्या बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, हम बता देंगे। सबसे पहले क्या तुम्हारा फॉस्फोरस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर 15,
ये हमको पता है। एटॉमिक नंबर को कैसे शो करते हैं, Z इज इक्वल टू 15, Z से शो करते हैं। Z इज इक्वल टू कितना होगा सिलिकॉन के लिए 14, यहाँ पर क्या होगा Z इज इक्वल टू 24 क्योंकि क्रोमियम है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा Z इज इक्वल टू आयरन का कितना होता है 26, और क्रिप्टॉन मतलब ये क्या है तुम्हारी, ये गैस है ना, ये तुम्हारी क्या है, कौन सी है, नोबल गैस है। नोबल गैस है तो सबसे पहले बताओ, तो खुद ही दिमाग लगा लो कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं होंगे। इसका Z इज इक्वल टू कितना होता है 36। नोबल गैस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तभी तो वो क्या होती हैं, इनर्ट होती है, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो चलो फिर भी हम देखते हैं है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इसको लिखोगे कैसे, 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा भरा रहेगा। 10 होगा तुम्हारे, इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 3s2, फिर 3p3 आएगा। ठीक है, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये तो पूरा फिल है। सीधे हम बात करते हैं वैलेंसी शेल की, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा फिल ही रहेगा, है ना, तो यहाँ तक पूरा फिल रहेगा, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p3, यही होगा। देखो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे 10 हो गए, और ये कितने तुम्हारे 3। तो फॉस्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही होगा। देखो ये 2, ये 10 और ये कितने हो गए 15। अब मैं एक बात बताओ, यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन किसके और होते हैं, नियॉन के। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नियॉन, और फिर मैं यहाँ से चालू करूँ 3s2 3p3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों लिख सकता हूँ, मतलब मैंने अगर ऐसे लिख दिया है नियॉन, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल नियॉन के जैसे ही सेम होगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसका लिख सकता हूँ, अर्गन का, जिसका कितना होता है 18 होता है। अगर किसी भी मेटल का क्या हो या नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने से 18 से ज़्यादा हो, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, मैं उसी से वहीं से चालू कर दूंगा, AR लिखूंगा और जो बचा रहेगा उसको लिख दूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। देखो अभी है तुम्हारा क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसमें जो 4s है वो क्या कब भरता है, वो बाद में भरता है, यही होता है ना उसका एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा। देखो ये है 24, तो मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ 1s2, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसा होगा। देखो कितने हो गए 4 10 और ये कितने हो गए 8 18 हो गए तुम्हारे। अब उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, फिर भरता है तुम्हारा 4s1 और फिर भरता है तुम्हारा 3d, फिर आता है तुम्हारा 3d, क्योंकि एनर्जी लेवल की बात करते हैं। देखो क्या होगा 4 6 मतलब 10 और फिर 8 18 19, बचे कितने तुम्हारे, बचे कितने 5 3d5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, मतलब कितने हो गए, ये 4 10 और ये होगा तुम्हारा 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 मतलब AR अर्गन, है ना, और फिर मैं लिख सकता हूँ 4s1 3d5 लिख सकता हूँ। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो एक है S में और 5 हैं D में, कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 और यहाँ पे एक और है। ठीक है, 5D में तो कितने अनपेयर्ड हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है। ठीक, हमारा रह गया सिलिकॉन, पता है, चलो ठीक है वो भी देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। देखो अब हम इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, क्रोमियम में है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब देखो सिलिकॉन का देखते हैं एक बार। देखो हमने क्या देखा था, फॉस्फोरस का देखा था ना 15 से, और सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दूंगा, फॉस्फोरस में 3p3 था, यहाँ पे मैं 3p2 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2, ये होगा 4, ये 10 और फिर 2 14, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 14 ही तो होता है ना। अब देखो अब मैं भरूंगा, अगर सिर्फ वैलेंसी सेल की बात करूँ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3s2 और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नियॉन 3s2 और 3p2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो कितने हैं इसके पास, सिलिकॉन के पास हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, आयरन की। चलो ठीक है, आयरन की बात करते हैं। अब देखो इसके पास है 24, इसके पास है 26। अब बात क्या आता है, मैंने बोला था कि जो क्रोमियम है वो तुम्हारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, हमने पढ़ा था ना एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पहले क्या भरता है, पहले तुम्हारा 3D भरता है, फिर तुम्हारा 4s भरता है।
है ना। लेकिन बाकियों में क्या होता है, पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो मैं क्या करूँ, सिर्फ इन दोनों में चीज़ है, एक्सेप्शन था ना, तो देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो अपन इसमें देखते हैं। देखो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका 26 है तो यहाँ तक तो वो सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन अब ये क्या है, क्रोमियम नहीं है, ये तुम्हारा आयरन है, तो आयरन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है तो यहाँ पे d6 हो जाएगा, ठीक है, d6 हो जाएगा। ये किसका हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया आयरन का। तो फिर मैं इसको भी अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, इसकी अगली नोबल गैस कौन सी है, तुम्हारी Ar है, जिसका पूरा क्या रहता है, फुलफिल रहता है ना, पूरा का पूरा फुलफिल रहता है, उसका क्या फुलफिल रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। चलो ये हो गया, इसका वैलेंसी शेल क्या है, 4s2 और 3d6। अब मैं तुमसे पूछूंगी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तुम क्या कहोगे, ये देखो 4s2 तो तुम्हारा पूरा भर गया, लेकिन क्रोमियम में नहीं भरा था। यहाँ पर बात करते हैं अब हम, ये देखो ये है तुम्हारा d का, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे कितने बनेंगे अब, 1 2 3 4 5, और एक और है x था जो हो गया 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, तो इस आयरन के पास कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं अब किसकी, क्रिप्टॉन की। तो देखो भाई क्या होगा, ये तो वैसे ही नोबल गैस है, वैसे ही नोबल गैस है, तो इसका क्या रहेगा, ये तो पूरा कंप्लीटली फिल रहेगा। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें आएगा 4s2, इसमें अगर मैं इसमें लिखूं, देखो क्या होगा 1s2, यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा, तो मैं Ar से लिख रहा हूँ, Ar, ठीक है, Ar ये 4s2, ठीक है, फिर 3d10, 3d10 कितने होगा तुम्हारी, ये 18 और 12 कितने होगा तुम्हारे, देखो फिर आएगा तुम्हारा 4p6, ठीक है, ये रहेगा किसका, क्रिप्टॉन। अब इसमें बताओ क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इसका आंसर क्या दोगे तुम, कि नहीं है। क्यों नहीं है, p में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल कंप्लीटली फिल्ड मानते हैं हम, जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। d में क्या होता है, d में होते हैं 5 ब्लॉक, और अगर तुम अनपेयर्ड क्या करोगे, तुम कंप्लीटली फिल करोगे उसको, ठीक है, मतलब पेयर करोगे, तो कितने होंगे 10, 4s2, जैसे हमने देखा 3s2 वैसे ही 4s2 करता है, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसको वैसे भी हम नोबल गैस कहते हैं, है ना, इसको हम वैसे भी क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तुम नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए वाला क्वेश्चन। चलो हम अगला देखते हैं। अब देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 में कितने सबशेल होंगे, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। अब 3 मतलब कहाँ तक, 3 मतलब l की वैल्यू 3 मतलब 0 होती है तो क्या होता है s, 1 होती है तो p, और 3 होती है 2 होती है तो होता है d, और अगर क्या है 3 है तो कितने हैं, इसमें होगा f, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 3, मतलब इसके अंदर कहाँ तक होंगे, f तक होंगे, मतलब कितने सब शेल होंगे, 4 सब शेल, 4 सब शेल्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे भाई, ठीक है। L की वैल्यू निकाल लो, L की वैल्यू आई तुम्हारी 3 तक, 3 मतलब एकदम लास्ट, F तक, ठीक है, मतलब F तक तो प्रेजेंट हैं ही, सिर्फ F अकेला तो प्रेजेंट होगा नहीं ना, अगर तुम्हारी वैल्यू 3 आई है तो क्या होगा, इसके आगे के भी तो प्रेजेंट होंगे, ठीक, मतलब S P D और फिर F, समझ गए, ठीक है। चलो SPDF देखा होगा तुमने, SPD, ठीक, पावर रेंजर, ठीक। अब क्या तुम्हारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सब शेल हैविंग, क्या है ये MS क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। वैल्यू ऑफ 1/2 मतलब कौन सा, 1/2 मतलब पूरा पढ़ के आए, 1/2 मतलब प्लस हाफ होता है एक होता है 1/2 माइनस 1/2, क्या होता है वो, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज का, और ये होता है क्लॉकवाइज का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 है, उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, हमें फॉर्मूला पता है, ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम n स्क्वायर से, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16, 16 क्या हो गए ऑर्बिटल, ठीक है, 16 हो गए ऑर्बिटल। अब एक मान लो ये है तुम्हारा एक ऑर्बिटल, ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं, दो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो मैं तुमसे पूछूं कि प्लस हाफ कितने हैं और माइनस हाफ कितने हैं, तो वो कहते हैं 50% है, 50%, मतलब एक ऑर्बिटल में मैं तुमसे पूछूं कि कितने हाफ हैं,
मतलब अगर एक ऑर्बिटल की बात करूँ सिर्फ s का 1s का, मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितने माइनस हाफ हैं, तुम बोलोगे कितने, एक। और मैं तुमसे वैसे ही पूछूं कि कितने प्लस हाफ हैं, तो कितना बोलोगे तुम, एक। ठीक है, तो ऑर्बिटल में 16 हैं, 16 ऑर्बिटल हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा भाई, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही, मतलब अनपेयर्ड कह रहा हूँ, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ही और एक क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो 16 क्या होंगे तुम्हारे, 16 होंगे तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसकी वैल्यू अगर 1/-1/2 है, तो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन से स्पिन के होंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के। समझ गए बात। ये अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार ये देखो, अभी हमने एस से देखा, हम एक बार पी से भी देख लेते हैं। ये देखो पी है, ये पी। ठीक है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। हर के अंदर कितने जाते हैं, टोटल जाते हैं पी के अंदर 6। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं सिर्फ इस ऑर्बिटल में कितने हैं, -12, तो एक ही तो है, 1 है। इस ऑर्बिटल में कितना है, 2 है। इस ऑर्बिटल में कितने हैं, 3 है। तो 3 ऑर्बिटल में कितने हुए, 3 हुए। तो 16 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 16 होंगे। ईजी, दैट्स ईजी। चलो ठीक है, ये वाला समझ गए होगे, बहुत ईजी था। चलो ठीक है, तो फाइनली हमने ये वाला चैप्टर कर दिया है ख़त्म। जितनी खुशी तुम्हें है उतनी खुशी मुझे भी है। ठीक है, और अब तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अब कौन सी वीडियो आएगी, जल्दी जल्दी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, इकट्ठी देखो, पूरी की पूरी देखो, अच्छे से करो, रिवीजन करो। ठीक है, फॉर्मूले तो लिख ही लिए होंगे। और ये वाला चैप्टर आखिरकार तुम्हारा ख़त्म हो गया। 67 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो इससे तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो ही जानी चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 नहीं भी आए होंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लेना तुम भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। और ये वाला चैप्टर अब मैं नहीं देखूँगा। ठीक है, देख रहा हूँ ना कैसा हुआ है। ठीक, चलो फिर मिलता हूँ मैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और एक बात तो हमेशा याद रखना, ठीक, क्या याद हो गई होगी, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।